नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ामपुर में। यहाँ पर हम लोग राजस्थान पटवार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जनरल इंग्लिश के कंपोनेंट को देख रहे हैं, किस प्रकार से आप जनरल इंग्लिश के अंतर्गत फुल मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकते हैं। जितना आप आराम से इंग्लिश के कंपोनेंट को पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, उतने ही बेहतरीन मार्क्स आप लेके आ पाएंगे। ठीक है, आपके केवल 4 यूनिट्स आ रहे हैं, जिसमें से 2 वोकैब बेस्ड है। एक जो आपका टॉपिक है वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का है, दूसरा आपके इडियम्स और फ्रेजेस का है, तीसरा आपके कॉमन एरर्स का है और चौथा आपके अपठित गद्यांश का है। आगे आने वाली क्लासेस में इस टॉपिक को ख़त्म करते ही हम इन 4 स्पेसिफिक टॉपिक्स से फोकस क्लासेस भी रखेंगे, ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके और आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आर्टिकल्स पार्ट 2 को कवर करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि इससे पहले आपने आर्टिकल्स पार्ट 1 को अच्छी तरह से कवर कर लिया होगा और साथ ही साथ में हम आज के लिए आपके यूनिट 1 और 2 पर भी फोकस करेंगे, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ड्स का जो यूनिट है और इडियम्स और फ्रेजेस के यूनिट पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, आज का मेन फोकस ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पे रहेगा। आर्टिकल्स ये शब्द होते हैं जैसे कि ए, एन और द। तो किन किन वाक्यों में, किन किन ऐसे वाक्यों में बच्चे हम इन आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें, ठीक है, किन किन आर्टिकल्स में हम इन वाक्यों का प्रयोग ना करें, इसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चे, देरी ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है, देरी ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास के अंतर्गत सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का क्विज लेके। ठीक है, आपसे मैं कुछ वर्ड्स पूछ रही हूँ क्विज के फॉर्मेट में, आपने इन सब का सही जवाब देना है, आपने इन सब का सही जवाब देना है। ठीक है बच्चे, आपका पहला वर्ड है हेडोनिस्ट। आपका पहला वर्ड क्या है बच्चे? आपका पहला वर्ड है हेडोनिस्ट। ठीक है, हेडोनिस्ट आपका पहला वर्ड है। हेडोनिस्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? जब हम हेडोनिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं तो हेडोनिस्ट शब्द से हमारा क्या तात्पर्य हो रहा है? हेडोनिस्ट का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने सुख के बारे में सोचता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो सदैव अपने सुख के बारे में सोचता है, सुखवादी होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए बच्चे हम हेडोनिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने सुख के बारे में सोचता है, सुखवादी होता है, ऐसे व्यक्ति को हम हेडोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर इंग्लिश में कहें तो एक प्लेजर सीकर, इंग्लिश भाषा में यदि हम इसे कहें तो हम इसे क्या कह सकते हैं बच्चे? हम इसे कह सकते हैं प्लेजर सीकर। एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव अपने प्लेजर के बारे में सोचता रहता है, किस प्रकार से वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक चीज़ों को अपना सके, बहुत ही ज़्यादा आशावादी जो होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम हेडोनिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए हम हेडोनिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक तरह का जो प्लेजर सीकर है, उसके लिए हम लोग हेडोनिस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। एक और शब्द है, फटाफट से इसका अर्थ बताइए, तुरंत इसका अर्थ बताइए। और ये बहुत ही आसान सा शब्द है, अमनीसिया। ये बहुत ही आसान सा शब्द है, अमनीसिया। आपके अन्य पटवार जो होते हैं, पटवार एग्जाम्स होते हैं अन्य स्टेट्स के, उसके अंदर पूछा भी जा चुका है। अमनीसिया शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चे? अमनीसिया शब्द, ये जो आप शब्द देख रहे हैं अमनीसिया, इसका क्या तात्पर्य है, इसका क्या अर्थ हो जाता है? देखिए बच्चे, जब आप अपनी स्मृति खो बैठते हैं, ठीक है, जब आपको स्मृति का लोप हो जाता है, ठीक है, जब आप अपनी स्मृति खो बैठ रहे हैं, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है बच्चे? लॉस ऑफ मेमोरी को अमनीसिया कहा जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी को क्या कहा जाता है? जब आपको किसी भी स्मृति का लोप हो जाता है, ठीक है, किसी भी तरह की स्मृति का लोप हो रहा है, आपको लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, उसके लिए बच्चे हम अमनीसिया शब्द का प्रयोग करेंगे। लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है, उसके लिए हम अमनीसिया शब्द का प्रयोग करते हैं। अमनीसिया शब्द का प्रयोग हम लॉस ऑफ मेमोरी के लिए अमनीसिया शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है,
एक और आपका शब्द जो आवश्यक है, बताइए इसका अर्थ क्या होता है? आपका शब्द है एम्बीडेक्स्टरस, एम्बीडेक्स्टरस, ठीक है? अपने कंसंट्रेशन को बना के रखना है क्लास में। अक्सर जब हम शब्दों का ज्ञान लेते हैं तो हमें काफ़ी बोरिंग लगने लग जाता है बीच-बीच में। हमें ऐसा लगता है अरे याद नहीं हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी कठिनाइयों को हटा देना है, ठीक है? बिल्कुल आपने कहना है कि इंटरेस्टिंग है, पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं और जनरल इंग्लिश का कंपोनेंट आपके अन्य कंपोनेंट से काफ़ी आसान रहता है और ये आपके राजस्थान पटवार के एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं, बढ़ाएगा ही। तो इस पे फोकस करना ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। एम्बीडेक्स्ट्रस का क्या अर्थ होता है बच्चे? ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम एम्बीडेक्स्ट्रस शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो अपने दोनों हाथों का प्रयोग करने वाला, अपने दोनों हाथों का प्रयोग करने वाला, दोनों हाथों से कार्य करने वाला, दोनों हाथों से कार्य करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल होने वाले व्यक्ति को, कार्य करने में कुशल होने वाले व्यक्ति को, दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल होने वाले व्यक्ति को, ठीक है? दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल होने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल होने वाले व्यक्ति को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। हम क्या कहते हैं? हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से कार्य करने में कुशल है, ऐसे व्यक्ति के लिए हम एम्बीडेक्स्ट्रस शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है? एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड, able to use left and right hand, able to use left and right hand with ease, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों ही हाथों का प्रयोग बहुत ही आरामदायक तरीके से कर लेता है, आसानी से कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को एम्बी यानी कि बोथ, डेक्स्टरस, स्किलफुल। डेक्स्टरस का क्या अर्थ होता है बच्चे? डेक्स्टरस का अर्थ होता है स्किलफुल, ठीक है? ये भी आप याद रख सकते हैं कि डेक्स्टरस शब्द जो है, डेक्स्टरस शब्द का अर्थ होता है स्किल। डेक्स्टर का क्या अर्थ होता है? स्किल। और एम्बी का अर्थ होता है बोथ, एम्बी का अर्थ होता है बोथ। तो दोनों हाथों से जो निपुण है लिखने में, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सके, उसके लिए बच्चे हम एम्बीडेक्स्ट्रस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम एम्बीडेक्स्ट्रस शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है? एक और शब्द जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, वो शब्द है पोनोलॉजी। वो शब्द है पोनोलॉजी। पोनोलॉजी शब्द का क्या अर्थ होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, अक्सर ये आपके एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो जब हम कहते हैं पोनोलॉजी, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। लॉजी का क्या अर्थ होता है बच्चे? स्टडी, अध्ययन, ठीक है? जब भी आप किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके लिए लॉजी शब्द का प्रयोग होता है। देखिए बच्चे, जब भी आप दंड शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है? जब भी आप दंड शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है? जब भी आप दंड शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है? स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट, स्टडी ऑफ the problem, study of the problem, study of the problems of legal punishment, study of the problems of legal punishment, study of the problems of legal punishment and prison management, and prison management, ठीक है? and prison management, इसे क्या कहा जाता है बच्चे? इसे पोनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है? इसे क्या कहा जाता है? इसे पोनोलॉजी कहा जाता है। जब आप दंड देने के शास्त्र का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से आपको दंड देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए, ठीक है? और प्रिजन मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। जैसे जो लोग जेल चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जेल में बैठे रहते हैं, वो कार्य करते हैं, वो पैसा कमाते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है? वो प्रिजन मैनेजमेंट होता है कि आप एक तरह के पूरे लिमिट में रह के कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं, वो प्रिजन मैनेजमेंट है, वो पोनोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो जब आप दंड शास्त्र पे अध्ययन करते हैं, उसके
लिए बच्चे हम फोनोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। एक और आपका शब्द जो ज़रूरी है वो है यूथनेशिया। एक और शब्द जो कि आपका ज़रूरी है वो है यूथनेशिया। यूथनेशिया की सबसे पहले तो स्पेलिंग्स याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यूथनेशिया का क्या अर्थ होता है? जब हम यूथनेशिया शब्द की बात करते हैं तो यूथनेशिया से हमारा क्या तात्पर्य है? बच्चे, यूथनेशिया से हमारा तात्पर्य है कि जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, इच्छा, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं इच्छा मृत्यु की, जब भी हम बात करते हैं इच्छा मृत्यु की, कई सारे लोग जैसे कई बार क्या होता है इनक्योरेबल डिजीज से सफ़र करते हैं। जैसे मेरे पिता की भी ब्रेन में प्रॉब्लम आ गई थी, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो गया था जिसे कहा जाता है। तो ब्रेन्स के सेल्स ना बच्चे रीजेनरेट नहीं कर पाते हैं, तो वो कोमा में भी थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि कई लोग जो कोमा में चले जाते हैं, जो ऐसी बीमारियों से सफ़र करते हैं जिनसे उनको क्योर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बेहतर यही होता है कि आप उनको यूथनेशिया करवा दें। यूथनेशिया यानी कि मर्सी किलिंग, ठीक है, क्योंकि वो वैसे भी उनका जीवन जीने लायक नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यूथनेशिया का क्या अर्थ होता है बच्चे? यूथनेशिया का अर्थ होता है व्हेन यू ब्रिंग अबाउट, यूथनेशिया का क्या अर्थ होता है? व्हेन यू ब्रिंग अबाउट एन easy, ठीक है, when you bring about an easy and painless death, when you bring about an easy and painless death, when you bring about an easy and painless death for someone who is suffering from incurable disease. Painless death for someone, painless death for someone who is suffering from incurable disease, who is suffering from an incurable disease। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो एक incurable disease से सफ़र कर रहा है, उसके लिए जब आप उनको मरने देते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड यूथनेशिया, इच्छा मृत्यु। ठीक है, आपकी गुजारिश जो फिल्म थी जो ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय जिसमें थे, वो भी इसी टॉपिक से डील कर रही थी, वो भी यूथनेशिया के टॉपिक से ही डील कर रही थी कि अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है, इनक्योरेबल डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो बेहतर यही होता है कि आप उन्हें मरने दें। ठीक है, ये डिबेट चलती है, कई लोग कहते हैं ये गलत है, हम कौन होते हैं भगवान बनने वाले। ठीक है, वो तो डिबेट है। चलिए अगले शब्द पे चलते हैं। अगला शब्द है मिसैंथ्रोप। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है आपके राजस्थान पटवार के एग्जाम के लिए। मिसैंथ्रोप का क्या अर्थ हो जाएगा? बहुत ही आसान सा शब्द है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए बच्चे, मिसैंथ्रोप का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों से घृणा करता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों से क्या करता है बच्चे? ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों से घृणा करता है, लोगों से घृणा करने वाला, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करता है, उसे मिसैंथ्रोप कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मिसैंथ्रोप कहा जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, दो शब्द आ रहे हैं। मीसो रूट वर्ड, मीसो का अर्थ होता है हेट्रेड। मीसो का क्या अर्थ होता है बच्चे? मीसो का अर्थ होता है हेट्रेड। और एंथ्रोप का क्या अर्थ होता है? एंथ्रोप का अर्थ होता है मैन। एंथ्रोप का क्या अर्थ होता है? मैन। तो जो हेट्रेड करता है मैन से, मैनकाइंड से, लोगों से घृणा करने वाला, लोगों से घृणा करने वाला, वन हु हेट्स मैनकाइंड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करता है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम मिसैंथ्रोप कहते हैं। मीसो यानी कि हेट्रेड, एंथ्रोप यानी कि मैन, मिसैंथ्रोप, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा घृणा करता है, जो कि बहुत ज़्यादा घृणा करता है मैनकाइंड से, ऐसे व्यक्ति को हम मिसैंथ्रोप कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे बच्चे? ऐसे व्यक्ति को हम मिसैंथ्रोप कहेंगे। ठीक है, तो लोगों से बहुत ज़्यादा घृणा करने वाला व्यक्ति मिसैंथ्रोप कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है? मिसैंथ्रोप कहलाया जाता है। आपका एक और शब्द है पेडेंटिक। आपका एक और शब्द है पेडेंटिक। ठीक है, आपका एक और शब्द है पेडेंटिक। पेडेंटिक का क्या अर्थ होता है बच्चे? पेडेंटिक का अर्थ होता है एक ऐसा लिखने का तरीका। पेडेंटिक का क्या अर्थ हो जाता है? पेडेंटिक का अर्थ हो जाता है एक ऐसे लिखने का तरीका जहाँ पर जो राइटर होता है
वो अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। पेडेंटिक का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? पेडेंटिक का अर्थ हो जाता है एक ऐसा स्टाइल, ठीक है, एक ऐसा स्टाइल इन विच, ठीक है, एक ऐसा स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले, एक ऐसा स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स, ठीक है, एक ऐसा स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले, अ राइटर मेक्स अ डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, ठीक है। एक ऐसा स्टाइल ऑफ राइटिंग जहां पर जो राइटर होता है बच्चे, ठीक है, जहां पर जो राइटर होता है वो क्या करता है? एक राइटर जो होता है वो अपनी नॉलेज का दिखावा करता है, वो अपनी नॉलेज का दिखावा कर रहा है। ऐसी स्टाइल ऑफ राइटिंग को पेडेंटिक कहा जाता है। ऐसी स्टाइल ऑफ राइटिंग को क्या कहा जाता है बच्चे? ऐसी स्टाइल ऑफ राइटिंग को पेडेंटिक कहा जाता है जहां पर जो राइटर है, जहां पर जो राइटर है वो दिखावा करता है। राइटर क्या करता है बच्चे? राइटर जो है वो दिखावा करता है, डिस्प्ले करता है अपनी नॉलेज का। पेडांटिक जानबूझ के, जैसे कई बार हम अखबार पढ़ते हैं तो कई कई चीज़ें जो आसान भाषा में भी लिखी जा सकती है वो मुश्किल शब्दों में कर देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पेडांटिक बन रहे हैं, जानबूझ के दिखावा कर रहे हैं अपनी नॉलेज का कि भाई ठीक है, वही शब्द आप आसान शब्दों में भी तो बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर व्यक्ति ये नहीं करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो पेडेंटिक बन रहे हैं। वो क्या बन रहे हैं बच्चे? वो पेडेंटिक बन रहे हैं, पेडेंटिक बन रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे आज की अगर हम तारीख को देखेंगे तो आज जैसे आपकी हो गई 6 फरवरी, ठीक है। तो कुछ दिन पहले 6 फरवरी से कुछ दिन पहले कौन सी दिन थी? कुछ दिन पहले आपकी दिन थी 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी 2020, ठीक है। अगर आप इसको दिन डेट के फॉर्मेट में लिखते हैं तो 2/02/2020 इस तरह से इसको लिखते। ये आपका 2 तारीख थी, 2 फरवरी का महीना था और ये 2020। अब बच्चे अगर आप इसको ऐसे पीछे से भी लिखोगे ना, पीछे से अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रहा आपका, जैसे अगर आप पीछे से इसको लिखोगे, यही डेट जो आपकी है, यदि आप इसको पीछे से लिखोगे, जैसे 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2 फिर 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0, तो ये ऐसा ही बन रहा है। मतलब पीछे से भी अगर मैं इस डेट को लिखूंगी तो यही डेट बन जाएगी। ऐसी चीज़ को हम पैलिंड्रोम्स कहते हैं। ऐसी चीज़ को हम अंग्रेज़ी भाषा में क्या कहते हैं बच्चे? ऐसी चीज़ को हम अंग्रेज़ी भाषा में पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है जो कि आपके अन्य पटवार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो राजस्थान पटवार में भी पूछा जा सकता है। पैलिंड्रोम का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? पैलिंड्रोम का अर्थ हो जाता है एक ऐसा शब्द, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा शब्द, अ वर्ड दैट रीड्स, ठीक है, एक ऐसा शब्द, अ वर्ड दैट रीड्स द सेम, एक ऐसा शब्द दैट रीड्स द सेम, ठीक है, अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स, अ वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स, ठीक है, एक ऐसा शब्द दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स, ठीक है। मतलब कि चाहे आप उसको ऐसे पढ़ें या आप उसको ऐसे पढ़ें या आप उसको ऐसे पढ़ें, वो एक जैसा ही दिखेगा। ऐसे शब्द को हम पैलिंड्रोम कहते हैं, आगे या पीछे से पढ़ने में एक जैसा। पैलिंड्रोम क्या हो जाता है बच्चे? अगर हम पैलिंड्रोम की बात करते हैं तो पैलिंड्रोम क्या हो जाता है बच्चे? पैलिंड्रोम आपके ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होते हैं? पैलिंड्रोम आपके ऐसे शब्द होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है, ठीक है, आगे या पीछे, ठीक है, आगे या फिर पीछे, आगे या पीछे, आगे या पीछे में एक जैसा, आगे या पीछे में एक जैसा, आगे या पीछे में एक जैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? आगे या पीछे में एक जैसे शब्द को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। आगे हो या पीछे हो, दोनों में एक जैसा जो होता है उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पैलिंड्रोम कहते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा लेनी है।
अच्छा, अब अगले शब्द पे चलते हैं, अपोस्टेट। अपोस्टेट का क्या अर्थ होता है बच्चे, फटाफट से बता दीजिए। अपोस्टेट जो शब्द है, ये जो अपोस्टेट शब्द है, जल्दी से बताइए अपोस्टेट शब्द का क्या अर्थ हो जाता है। बच्चे अपोस्टेट शब्द का अर्थ हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज ऑपोजिट द स्टेट, या फिर अपने धर्म को छोड़ के चला जाता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन, हु डिजर्ट्स हिज रिलीजन। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजन को क्या कर देता है, डिजर्ट कर देता है। यानी कि क्या कर रहा है वो बच्चे, यानी कि वो एक तरह का धर्म त्यागी हो रहा है, यानी कि वो एक तरह का धर्म त्यागी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हम अपोस्टेट कहते हैं। अपोस्टेट धर्म त्यागी हो रहा है, ऑपोजिट स्टेट जा रहा है, डिसलॉयल बन रहा है, डिजर्टर बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग अपोस्टेट शब्द का प्रयोग करेंगे। ऐसे व्यक्ति के लिए हम अपोस्टेट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। ठीक है, चलिए एक और शब्द देखते हैं। एक और शब्द जो आपका ज़रूरी है, एक और शब्द जो आपका है वो है आपका कॉन्सैंग्विनिटी। एक और शब्द जो आपका ज़रूरी है वो क्या है, वो है कॉन्सैंग्विनिटी। कॉन्सैंग्विनिटी, कॉन्सैंग्विनिटी का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे, जब हम कॉन्सैंग्विनिटी शब्द का प्रयोग करते हैं तो कॉन्सैंग्विनिटी शब्द का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे। कॉन्सैंग्विनिटी शब्द का अर्थ हो जाता है, कॉन्सैंग्विनिटी ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ हो जाता है, कॉन्सैंग्विनिटी का अर्थ होता है जब आप खून के साथ जुड़े हैं, खून का संबंध है। ठीक है, एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जब आपका खून का संबंध होता है। ठीक है, तो जब भी आपका खून का संबंध होता है, जब भी आपका खून का संबंध होता है, रिलेशनशिप बाय ब्लड होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बाय ब्लड, रिलेशनशिप बाय ब्लड, खून का संबंध है, रिलेशनशिप बाय ब्लड है, उसके लिए कॉन्सैंग्विनिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी आप खून का संबंध है, ठीक है, या उसके लिए हम कॉन्सैंग्विनिटी शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जब आप खून से जुड़े हुए हैं उसके लिए बच्चे हम कॉन्सैंग्विनिटी शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर आपका एक शब्द आता है एनहाइलिएट। फिर आपका एक शब्द आता है एनहाइलिएट। आपका जो शब्द आता है वो है एनहाइलिएट। एनहाइलिएट का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे, जब आप किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हेन यू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, व्हेन यू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, जब आप किसी चीज़ को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। व्हेन यू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, तो आप क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब आप किसी चीज़ का सत्यानाश कर देते हैं, नाश कर देते हैं, या सत्यानाश कर देना, सत्यानाश करना, उसको एनहाइलिएट करना कहते हैं। ठीक है, जब आप किसी का सत्यानाश कर रहे हैं उसके लिए बच्चे हम एनहाइलिएट शब्द का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम एनहाइलिएट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपके और भी कुछ इम्पॉर्टेंट शब्द हैं जो आपके राजस्थान पटवार के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें भी फटाफट से देख लेते हैं बिफोर हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उसे अच्छी तरह से डिस्कस कर सकें। ठीक है, एक और जो आपके शब्द की कैटेगरी है वो है पैंथीइज्म। पैंथीइज्म, पैंथीइज्म शब्द का क्या अर्थ होता है, फटाफट से बताइए। जब हम पैंथीइज्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो पैंथीइज्म शब्द से हमारा क्या तात्पर्य होता है, ये फटाफट से बताइए, विस्तार पूर्वक बताइए। अगर हम पैंथीइज्म शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो पैंथीइज्म से हमारा क्या तात्पर्य होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए, पैन का अर्थ होता है ऑल, पैन का क्या अर्थ होता है, ऑल। ठीक है, और थीइज्म का अर्थ होता है, थीइज्म का क्या अर्थ होता है, ठीक है, थीइज्म का अर्थ होता है, थियो का अर्थ होता है भगवान से संबंधित। ठीक है, तो पैंथीइज्म एक ऐसी धारणा है, पैंथीइज्म क्या है बच्चे, एक ऐसी बिलीफ है, एक ऐसी बिलीफ है दैट गॉड, एक ऐसी बिलीफ है दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, that God is in everything, that God is in everything
and that everything is God, and that everything is God, everything is God, ठीक है, everything is God। तो एक ऐसी बिलीफ जो कहती है भगवान हर एक चीज़ में है और सब कुछ भगवान है, तो वो पैंथीज़म कहलाई जाती है। तो एकदम से आप कह सकते हैं कि आपको लगता है कि सारी ओर भगवान का वास है, तो उसे पैंथीज़म कहेंगे। एक ऐसी बिलीफ जो कहती है कि गॉड इज़ इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गॉड, हर वो चीज़ जो हम आगे पीछे देखते हैं उन सभी चीज़ों में भगवान है, और ये सारी की सारी चीज़ें ये सारी भगवान की क्रिएटेड की हुई हैं। तो पैंथीज़म, पैन का अर्थ होता है ऑल, पैन का क्या अर्थ होता है ऑल, एंड थियो का क्या अर्थ होता है, थियो का अर्थ होता है गॉड, भगवान, रिलीजन। तो भगवान इज़ एवरीवेयर, भगवान इज़ एवरीवेयर, ये पैंथीज़म कहता है। पैंथीज़म क्या कहता है, पैंथीज़म कहता है कि भगवान जो है वो सर्वस्व ओर है, सारी ओर हैं, हर जगह मौजूद हैं। ठीक है बच्चे, ये याद रखिएगा। फिर आपका एक और शब्द जो ज़रूरी है वो है डेस्टिट्यूड। ठीक है, आपका एक और शब्द जो ज़रूरी है वो है डेस्टिट्यूड। डेस्टिट्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है बच्चे? बच्चे डेस्टिट्यूड शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो एक तरह से कंगाल है, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति हु इज़ बिरेफ्ट, बिरेफ्ट यानी कि नहीं है, बिरेफ्ट यानी कि नहीं है, हु इज़ बिरेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, एक ऐसा व्यक्ति हु इज़ बिरेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, दैट मीन्स उसके पास कोई भी पोजेशन नहीं है, उसके लिए हम डेस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई व्यक्ति जो कंगाल है, जिसके पास पोजेशंस नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम लोग डेस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम डेस्टिट्यूट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आइटिनरेंट, आइटिनरेंट, आइटिनरेंट शब्द का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? आइटिनरेंट ये जो शब्द है, इस शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? आइटिनरेंट जो शब्द है, इस शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? फटाफट से बताइए। आइटिनरेंट ये जो शब्द है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है? जल्दी से बताइए। आइटिनरेंट, आइटिनरेंट का अर्थ होता है भ्रमणकारी। आइटिनरेंट का क्या अर्थ हो जाता है बच्चे? आइटिनरेंट का अर्थ हो जाता है भ्रमणकारी। आइटिनरेंट का अर्थ हो जाता है भ्रमणकारी। आइटिनरेंट क्या होता है? भ्रमणकारी। वन हु जर्नीज, ठीक है, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। तो एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रमण करता रहता है, हर जगह जाता रहता है, प्लेस टू प्लेस जाता रहता है, उसके लिए आइटिनरेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। भ्रमणकारी जो होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जाता रहता है, उसे हम आइटिनरेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आइटिनरेंट कहते हैं। यहीं से ही हम लोग जो है आपके वर्ड्स को कल भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वर्ड्स आपके राजस्थान पटवार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट से अब मेन मुद्दे पे आते हैं। आज का जो आपका मेन मुद्दा है वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का हमारा मेन मुद्दा है, तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को देख लेते हैं। देखिए, ए, एन और द ये आपके आर्टिकल्स होते हैं। ए, एन और द आपके आर्टिकल्स होते हैं। लेक्चर 1 को अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। अब इनका यूसेज, ए और एन का यूसेज तो हमने देख लिया, ए और एन का यूसेज तो हमने देख लिया, द का यूसेज हम कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आर्टिकल्स को हम ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल्स को ओमिट कर सकते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल्स को हटा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल ध्यान दीजिएगा। ध्यान देते देते इसको देखेंगे तो आप आसानी से अच्छी तरह से सारे आंसर्स सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, किसी भी भाषा यानी कि लैंग्वेज, किसी भी भाषा, किसी भी रंग यानी कि कलर, ठीक है, या किसी भी विषय यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, किसी भी विषय यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, किसी भी विषय, ठीक है, किसी भी विषय या घर की अगर आप बात करते हैं तो उससे पहले, ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी भाषा
भाषा, किसी भी रंग, किसी भी विषय या घर की जब आप बात करते हैं तो इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आई कैन स्पीक, जैसे कि आई कैन स्पीक English and Hindi both. I can speak English and Hindi both. I can speak English and Hindi both. तो यहाँ पर बच्चे अगर आप देखोगे तो ये जो भाषा का नाम है, इससे पहले मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये जो आपकी भाषा का नाम है, इससे पहले मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, भाषा के नाम से पहले मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। I can speak English and Hindi both, ठीक है। या फिर अगर मैं कहती हूँ एप्पल्स आर रेड, एप्पल्स आर रेड, ठीक है, आर रेड, तो यहाँ पर रेड से पहले मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रही हूँ। या मैं कह सकती हूँ ही इज़ गुड एट मैथ्स, ही इज़ गुड एट मैथ्स। मैथ्स क्या है? विषय का नाम है, विषय के नाम से पहले मैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि घर हो गया, भाषा हो गई, ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा, ये आपके लिए आवश्यक हो जाती है कि आपका घर हो गया, आपकी भाषा हो गई, ठीक है, आपका घर हो गया, भाषा हो गई, रंग हो गया, विषय हो गया। तो आपकी भाषा हो गई, रंग हो गया, विषय हो गया, घर हो गया, इनसे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इनसे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे बच्चे, ठीक है। इनसे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इनसे पहले आपके आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आवश्यक हो जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट नियम है, इसका आप खासा ख्याल रखिएगा, इसका आप खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, दूसरे रूल पे आते हैं। आपका दूसरा रूल जो इम्पोर्टेंट है, फटाफट से इस रूल पे आते हैं, ठीक है। देखिए, किसी भी बीमारी, ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी हो जाता है, किसी भी बीमारी, किसी भी जो आपकी बीमारी होती है, किसी भी बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, किसी भी बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। ये याद रखिएगा, किसी भी बीमारी के नाम के पहले अधिकतर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग जो है वो क्या होगा? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा किसी भी बीमारी के नाम से पहले। जैसे कि आपके हम कहेंगे शी इज़ सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया, हम ये नहीं कहेंगे द मलेरिया, शी इज़ सफ़रिंग फ्रॉम, जैसे अगर मैं डिज़ीज़ के नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, शी सफ़रिंग फ्रॉम फीवर, या शी सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, शी सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है, शी सफ़रिंग फ्रॉम मलेरिया हो गया। या अगर आप एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं, या कैंसर से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, या फिर टाइफॉइड कॉलरा से सफ़र कर रहे हैं, टाइफॉइड हो गया, या आपका कोल्डरा हो गया, ठीक है। तो ये जो सारी डिजीज़ेज़ हैं जिनसे आप सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, ये जो सारी बीमारियां होती हैं जिनसे आप सफ़र करते हैं, ठीक है, ये जो आपकी सारी की सारी बीमारियां हैं जिनसे आप सफ़र करते हैं, जैसे कि फ़ीवर हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, आपका कैंसर हो गया, आपका कोलरा, टाइफॉइड, इनसे पहले बच्चे आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, इनसे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है कि इनसे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बीमारियां आपकी ऐसी होती हैं जिनसे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है बच्चे। लेकिन आपकी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके साथ आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन कुछ बीमारियों के नाम से पहले आप द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द प्लेग, ठीक है, जैसे कि आपका द प्लेग हो गया, ठीक है, या द मीज़ल्स हो गया, या द मीज़ल्स हो गया, या द मम्प्स हो गया, ठीक है, या फिर द मम्प्स हो गया। तो ये जो सारी आपकी बीमारियां हैं, कुछ कुछ बीमारियों के नाम से पहले आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बीमारियां जो आपकी होती हैं उनके नाम से पहले आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये आवश्यक हो जाती है कि आपकी कुछ बीमारियों से पहले आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आपकी कुछ जो बीमारियां होती हैं उनके नाम से पहले बच्चे आप द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अक्सर हम इस तरह के क्वेश्चंस में गलतियां कर देते हैं, तो इसको प्लीज़ अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए
अगले रूल पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से रूल्स देखते रहिए, काफ़ी आसान से रूल्स हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे बताइएगा, ठीक है। जो आपके दिनों के नाम होते हैं, आपके डेज़ के नाम हैं, ठीक है, कोई भी आपके डेज़ के नाम होते हैं या आपके महीनों के नाम होते हैं सॉरी, आपके महीनों के नाम होते हैं या आपके त्योहारों के नाम होते हैं, त्योहारों के नाम होते हैं, ठीक है। आपके दिनों के नाम होते हैं, महीनों के नाम होते हैं, त्योहारों के नाम होते हैं, ठीक है। इन नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। इन नामों के पहले आपके जो दिन हैं, आपके जो महीने हैं, आपके जो त्योहार हैं, इन नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे हम ये नहीं कहेंगे आई विल गो ऑन द होली, आई गो ऑन होली, आई ट्रैवल टू माई होम टाउन ऑन होली, ऑन द होली नहीं कहेंगे। तो दिनों के नाम हो गए, त्योहारों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, इनसे पहले आप द का प्रयोग नहीं करते हैं, इनसे पहले आप द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि दे केम हियर, दे केम हियर, दे केम हियर ऑन मंडे, ठीक है, दे केम हियर ऑन मंडे। तो दिन के नाम हो गए, त्योहारों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए। इन नामों के साथ बच्चे आपको याद रखना है कि आप कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। दिनों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम से पहले आप कभी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो दिन के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, त्योहारों के नाम हो गए, इन नामों के पहले हम आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। हम इनके आगे आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि डेज़, मंथ्स और फेस्टिवल्स के नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब आपका अगला रूल इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए बच्चे, जब आप कॉमन नाउन, ठीक है, जब आप कॉमन नाउन, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ये ज़रूरी हो जाता है। जब आप कॉमन नाउन यानी कि जैसे आपका मैन हो गया, आपका वुमन हो गया, ठीक है, मैन हो गया, वुमन हो गया, लाइफ हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। तो जब आपका ये जो कॉमन नाउन होता है, मैन, वुमन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, नेचर, साइंस, आर्ट, नेचर, ठीक है, जब आपके इस तरह के कॉमन नाउन्स होते हैं, ठीक है, जब आपके इस तरह के कॉमन नाउन्स होते हैं और उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, उनका प्रयोग हम व्यापक अर्थ में करते हैं, ठीक है। उनका प्रयोग हम कैसे करते हैं बच्चे, उनका प्रयोग हम व्यापक अर्थ में करते हैं, वाइडेस्ट सेंस में करते हैं, वाइडेस्ट सेंस में करते हैं। तो तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी आपके जो कॉमन नाउन है, जैसे मैन हो गया, वुमन हो गया, डेथ, लाइफ हो गया, साइंस हो गया, आर्ट, नेचर हो गया, जब इसका यूज़ व्यापक अर्थ में किया जाता है, ठीक है, जब भी इसका यूज़ जो है बच्चे वो व्यापक अर्थ में किया जाता है, व्यापक अर्थ में अगर आप इसका यूज़ करेंगे, वाइडेस्ट सेंस में अगर आप इसका यूज़ करेंगे, तो बच्चे आपने याद रखना है कि तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तब आर्टिकल का प्रयोग जो है वो नहीं होगा, तब आर्टिकल का आपका प्रयोग नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। जैसे कि अगर हम उदाहरण देखते हैं, मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, मैन इज़ मॉर्टल, ठीक है, मैन इज़ मॉर्टल, या हम कह सकते हैं लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, या फिर हम कह सकते हैं लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, मैन का प्रयोग किस सेंस में हो रहा है, मैन का प्रयोग वाइडेस्ट सेंस में हो रहा है, वाइडेस्ट सेंस, स्पेसिफिक सेंस में नहीं हो रहा है, मैन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो रहा है, ठीक है, वाइडेस्ट सेंस में नहीं हो रहा है, वाइडेस्ट सेंस में हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, यहाँ पर भी व्यापक अर्थ में, क्योंकि नहीं व्यापक अर्थ में हो रहा है
इसीलिए हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी वाइडेस्ट अर्थ में कॉमन नाउन का प्रयोग होता है, दैट मीन्स व्यापक वे में कॉमन नाउन का प्रयोग होता है, तो तब आपको याद रखना है कि तब हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तब आपको याद रखना है कि तब हम आर्टिकल का प्रयोग जो है बच्चे वो नहीं करेंगे। अगर वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग हो रहा है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा बच्चे, एक और जो आपका रूल है जो कि ज़रूरी है वो ये है कि किसी भी खेल, ठीक है, कोई भी जो आपका खेल है, ठीक है, किसी भी खेल, किसी भी बेसिकली गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जो आपके नाम है, ठीक है, या आपकी हॉबीज़ भी हो गई, कोई भी आपका खेल, गेम, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ हो गई, इनके नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इनके नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आपके जो खेल हो गए, आपके जो गेम्स हो गए, आपके जो स्पोर्ट्स हो गए, आपकी जो हॉबीज़ हो गई, इन सब के नाम से पहले बच्चे, ठीक है, इन सब के नाम से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इन सब के नाम से पहले आपके खेल हो गए, आपकी गेम्स हो गई, आपके स्पोर्ट्स हो गए, इन सब के नाम से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि हम ये नहीं कहते हैं वी लाइक अ क्रिकेट, वी लाइक अ क्रिकेट, वी लाइक क्रिकेट, हम सिर्फ कहेंगे वी लाइक क्रिकेट, अ की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, या फिर हम ये नहीं कहेंगे शी प्लेज द टेनिस, शी प्लेज द टेनिस, शी प्लेज द टेनिस। ठीक है, तो ये जो आपके गेम्स के नाम होते हैं, इनसे पहले हम कभी भी आपके आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गए, हॉबीज़ हो गई, इन सब के नाम से पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। गार्डनिंग इज माई हॉबी, गार्डनिंग इज, हम लोग ये नहीं कहेंगे द गार्डनिंग, ठीक है, गार्डनिंग इज माई हॉबी, गार्डनिंग इज माई हॉबी। तो आपकी हॉबी हो गई, गेम्स हो गई, इन सब के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन सब के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इन सब के नाम से पहले आपके आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। ठीक है, एक और रूल फटाफट से देख लेते हैं, जल्दी से एक और रूल देख लेते हैं। और एक और आपका जो इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है बच्चे कि आपका जो भोजन होता है, ठीक है, आपका जो भोजन होता है, भोजन के नामों से पहले भी, ठीक है, जो आपके नेम्स ऑफ मील्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा अभी, हाँ, जो आपके नेम्स ऑफ मील्स होते हैं बच्चे, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, उनके नाम से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम ये नहीं कहते आई हैड अ लंच एट 2 PM, हम ये नहीं कहेंगे आई हैड अ लंच एट 2 PM, हम कहेंगे आई हैड लंच एट 2 PM। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे आई हैड अ लंच एट 2 PM, हम कहेंगे आई हैड लंच एट 2 PM। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि भोजन के नाम से पहले, खाने के नाम से पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर भोजन की बात हो रही है, जैसे कि ही इज़ इन्वाइटेड फॉर द डिनर पार्टी होस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो इस अगर पर्टिकुलर भोजन के बारे में बात हो रहा है तो फिर आपने याद रखना है, किसी विशेष भोजन, किसी विशेष खाने के बारे में बात हो रही है तो फिर आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, तो फिर आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज भोजन के नामों से पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यदि किसी विशेष भोजन के बारे में बात हो रही है तो फिर आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे आने वाली क्लास में हम यही से ही कंटिन्यू करेंगे और वोकैब भी प्रैक्टिस करेंगे। यदि कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी के साथ हम आज की इस क्लास को एंड करेंगे। यदि कोई और प्रॉब्लम आए तो neerja.exampur@gmail.com से जुड़कर आप उससे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।